अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के पहले डेमो में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 5 वीडियोस जो है डेमो के तौर पे दूंगा, तो उनमें से पहली वीडियो। अच्छा, इन 5 वीडियोस में क्या क्या पढ़ाई होगी, पहले 1 मिनट में इसको जान ले। पहले 2 वीडियो में, आज की वीडियो में, कल की वीडियो में आपको जो है बुक्स रहेगी, यानी रीडिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा कि रीडिंग कैसे होती है हमारे क्लास में, ठीक है। जो दूसरा 2 दिन है, तीसरा दिन और चौथा दिन, उसमें आपको इंग्लिश स्पोकन रहेगी कि इंग्लिश स्पोकन में मैं कैसे पढ़ाता हूँ और इंग्लिश स्पोकन में आपका कैसे फ़ायदा होगा। और जो 5वां दिन रहेगा उसमें ग्रामर रहेगा, थोड़ा सा लिखने का रहेगा, और इसी तरह आप समझिए मटेरियल्स रहेगी और थोड़ी इधर उधर की बात रहेगी। तो पहली वीडियो में मैं, अच्छा देखो, एक बात और अहम है, आप हो सकता है कोर्स लेने से पहले बहुत सारे दूसरे और भी आपने डेमो देखा होगा, और उससे फिर आप कंपैरिजन करेंगे कि ये डेमो अच्छा है कि वो डेमो अच्छा है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये इंसानी फितरत करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो किताब है, इस किताब का कुछ हिस्सा मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। वो क्यों? क्योंकि इस किताब का नाम पहले देख लीजिए क्या है, रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये इसका नाम है, ठीक है। और ये बहुत ही मशहूर 3 महीने के कोर्स के लिए किताब है। असल में 60 दिन के कोर्स के लिए किताब मानी जाती है, और इसकी कई 100 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो गया। आप अमेज़ॉन पे इसको आपको मिल सकता है, रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और ये बात हो गई। एक अहम बात वो ये है कि जो बच्चों को, यानी जो एक बच्चा इंग्लिश सीखना चाहेगा जब वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, सेकंड में, तो उसको तरीका अलग होता है पढ़ाने का। और आप लोग में से जो भी होंगे, ज़्यादातर या तो मदरसे के होंगे या स्कूल के होंगे, पढ़ के आ गए होंगे या कहीं काम कर रहे होंगे, तो उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। उनको शॉर्टकट में बहुत काम की बात बताई जाती है। और जो स्कूल में होते, मदरसे में होते हैं, जिनके पास एक दिन में 7-7, 8-8 घंटा होता है पढ़ने का, उनको पढ़ाने का तरीका अलग है। तो ये प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए किताब लिखी गई है, रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और 60 दिन का इसका एक पूरा निज़ाम है। तो उसमें से जितना 1 घंटे में जितना हो जाएगा हम उतना पढ़ेंगे। और मैं आप सबसे ये गुजारिश भी करूँगा, ये किताब आप मंगा के रखें। अच्छा, ये उर्दू में है, वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि कासमी साहब ने ट्रांसलेट की है। वैसे भी हम मदरसे वालों का, जहाँ कासमी आ जाता है नाम, तो हमारा एतबार बढ़ जाता है। तो ये ज़हीर हसन क़ुदूसी कासमी, उन्होंने MA MPhil भी कर रखा है, उन्होंने ये उर्दू में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात ये कि इन्होंने आइए शुरू करें के नाम से एक पेज है, वो एक बार पढ़ लेते हुए 5 मिनट लगेगा। आप लोग बेयर करें, बर्दाश्त करें मुझे, और आपका फ़ायदा भी होगा इसमें, ज़ाहिर सी बात है। ये तमाम बातें ज़ाहिर सी बात है, आप कोर्स लेने के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप इन तमाम बातों को ध्यान से सुनिए, ताकि आपका पूरा भरपूर फ़ायदा हो। तो एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आइए शुरू करें। दोस्तों, इस कोर्स में आपका खैर मकदम है। ये कोई आम कोर्स नहीं है, क्योंकि ये हज़ारों लोगों के बीच की गई खोज और अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर असातिज़ा के बरसों के तजुर्बात का निचोड़ है। इसी के साथ क़ारीन की बेश कीमत तासुरात और मशवरे के मुताबिक इसकी तजदीद की गई है, जिसे आप सिर्फ़ पढ़ कर दिए गए इशारात की मशक़ करके ही महसूस कर सकेंगे। 60 दिनों के इस कोर्स को तैयार करते वक्त हमने 2 बातों को अपने सामने ख़ास तौर पर रखा था। एक तो ये कि आप रवानी के साथ अंग्रेज़ी बोलने लगे, दूसरे ये कि अंग्रेज़ी ज़बान का मिजाज, जुमले की साख्त, तलफ़्फ़ुज़, रुमूज़ व औक़ाफ़ वग़ैरह की तदरीजी मालूमात हो। इस तरह ये कोर्स आपको अंग्रेज़ी बोलना और लिखना दोनों सिखाएगा। इस कोर्स के ज़रिए आप 60 दिनों का सफ़र तय करेंगे, जिसकी 6 मंजिलें होंगी। हर 10 दिन 1 इकाई यूनिट है। इसी तरह इसकी 6 इकाइयाँ यूनिट हुई, और हर एक इकाई का आखिरी दिन, यानी 10वां, 20वां, 30वां वग़ैरह मशाक़ी का दिन है। इन्हीं दोनों में आपको नई या उस के अलावा भी जानकारी मिलेगी। इनमें एक्सरसाइजेज़, टेस्ट्स और टेबल्स की मदद से आप अपनी जांच भी खुद कर सकेंगे कि आपने कितना सीखा है। वैसे तो इस कोर्स में शामिल किए गए सभी जुमले ज़रूरी हैं, मगर कुछ ऐसे जुमले जो रोज़मर्रा इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ मशहूर जुमलों की भी जा बजा निशानदही कर दी गई है। तादाद में कम होने की वजह से इन जुमलों को जल्द और बआसानी याद किया जा सकता है। आप इनका आम बातचीत में इस्तेमाल करके लोगों पर अपनी धाक जमा सकते हैं। किसी भी ज़बान का अच्छा जानने वाला उस ज़बान में पूरे एतमाद के साथ बोल पाए, ये ज़रूरी नहीं। जब तक दिल में ये खौफ बना रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, तब तक आप बातचीत में अटकेंगे। इसी तरह अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होगा तो आपकी लोग हंसी उड़ाएंगे।
देखो तलफ़ुज़ की वजह से, मतलब मैं ये समझता हूँ कि तलफ़ुज़ इतना ज़रूरी है कि तलफ़ुज़ अगर गलत हो, मिसाल के तौर पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कहीं गए नहीं बोल पाए तो एक बात ठीक है, लेकिन आप बोले और बोलने के बाद लोग और हंसे और समझ गए कि यार क्या ही बोल रहा है ये, तो उससे अच्छा तो नहीं बोलना था, है ना। तो बोलना, सही बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तलफ़ुज़ प्रोनंसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका तलफ़ुज़ सही नहीं होगा तो आपकी लोग हंसी उड़ाएंगे, डर से बोलने में हिचक महसूस करेंगे, या फिर सही वक्त पर सही बात नहीं कह पाएंगे। बातचीत में होने वाले इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए किताब के साथ जो सीडी आपको दी गई, उसका 16 सफ़हात का स्क्रिप्ट किताब के आखिर में दिया गया है। अच्छा, ये सीडी के बारे में, अभी 8-10 लाइन सीडी के बारे में। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर भी मैं डाल दूँगा ताकि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। अब आगे ये दो आपसे ये अज़्म मुसम्मम ले रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले मुसम्मम इरादा करना होगा। फिर 2, इस पुख्ता इरादा के पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए मेहनत करनी होगी। और नंबर 3, इस कोशिश को तब तक जारी रखना होगा जब तक आप अपने मकसद तक पहुँच नहीं जाते। और हमें पूरा यकीन है कि इन 3 शराइत को मानने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। बस समझ लीजिए कि आप अंग्रेज़ी बोलने के हुनर में माहिर हो गए। अंग्रेज़ी में एक मक़ूला है, वेल बिगन इज़ हाफ़ डन। क्या मक़ूला है? वेल बिगन इज़ हाफ़ डन, यानी सही शुरुआत काम की निस्फ तकमील है। यानी वेल बिगन, अच्छी शुरुआत, इज़ हाफ़ डन, आधा हो चुका है, मतलब अच्छे से शुरू कर दे तो आधा हो गया। तो आइए चलिए हमारे साथ पहले मरहले में आपका तारुफ़ होगा। अंग्रेज़ी में आदाब व अलक़ाब, तहज़ीब व क़दार, जज्बात व एहसासात वाले अल्फाज, सहल मुख्तसर जुमले और फ़ेल की तीनों ज़माने बग़ैर क़वाइद की दिमाग सोज़ी के उसी के साथ आगे हर एक दिन कुछ बोलने के लिए होगा, कुछ सीखने के लिए होगा और कुछ मश्क के लिए, जो कि आपको साथ साथ समझाया जाएगा। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। खुदा करे इस सफ़र में मंजिल ब मंजिल कामयाबी आपके कदम चूमती रहे। तो 7 मिनट यानी 6 मिनट ऑलरेडी हो गया है। और चलिए, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो इसमें 60 दिन है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम 2 या 3 दिन का कर सकते हैं। और कल की वीडियो में अब यही किताब नहीं पढ़ाऊँगा, कल की वीडियो में दूसरा कुछ रहेगा। ये सिर्फ डेमो है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि पूरे 3 महीना, 6 महीने, 1 साल के कोर्स में क्या क्या होगा। चलिए, पहली मंजिल, फर्स्ट एक्सपेडिशन। आइए पहला दिन आदाब व ताज़ीम से शुरू करें। भारत में सभी मौक़े पर अल्फाज सलाम, नमस्ते या नमस्कारम कहकर मुखातब किया जाता है। मुसलमान अस्सलामु अलैकुम या आदाब और सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं, मगर अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग औक़ात पर अलग अलग अल्फाज से सलाम करने का तरीक़ा राइज है। गुफ्तगू में आदाब व ताज़ीमी जुमले। अच्छा सॉरी, एक बात, आगे बढ़ने से पहले मैंने जैसे वादा किया था कि ABCD से शुरुआत करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे, जो इससे पहले भी कोर्सेज़ मैंने किए, डेमो बनाया, तो उसमें कहा सर ABCD तो थी नहीं। तो चलिए इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा 7वें मिनट पर। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ABCD 2 तरह से लिखा जाता है, पढ़ा तो एक ही तरीके से जाएगा ABCD, लेकिन एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा वो कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल यानी बड़ा और छोटा, स्मॉल मतलब छोटा। तो ये 2 तरह से, बड़ा अलग लिखा जाता है, छोटा। वो बड़ा कहाँ यूज़ होगा, छोटा कहाँ यूज़ होगा, वो इंशाल्लाह आप ग्रामर में, डेमो में तो नहीं, इंशाल्लाह मेन कोर्स में आप सीखेंगे। और कर्सिव राइटिंग होती है, जो स्टाइलिश राइटिंग होती है, इसको अलग अलग फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो इस तरह से तो बहुत सारे हो जाएगा, लेकिन असल मोटे मोटे हिस्से में इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अच्छा, एक इसमें अहम बात, ये जो आखिरी लेटर था Z जो है, इसको Z भी बोला जाता है। जैसे 2 तरह की इंग्लिश होती है, एक होती है अमेरिकन इंग्लिश, एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश। तो दोनों में से एक इसको Z बोलते हैं और दूसरा इसको Z बोलता है। जैसे नहवी सरफ़ी, और हम लोग जब नहमीर पढ़ रहे थे तो उसमें इस इमाम के, या मसले मसाइल में इस इमाम के नज़दीक ये हो, उस इमाम के नज़दीक हो। तो इसी तरह इंग्लिश में 4-5 चीज़ें हैं, यानी 4 जगह ऐसी है जो यूनिवर्सल मानी जाती है, एक्सेप्टेड, काबिल कबूल लैंग्वेज मानी जाती है। जैसे उनमें से एक तो हो गया अमेरिकन, हो गया ब्रिटिश, हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का हो गया एक लैंग्वेज, यानी एक एक्सेंट। एक्सेंट माने
क्या कहेंगे एक्सेंट को, लहजा, लहजा कहेंगे। तो लहजा जैसे ना हर तरह का अलग है, लेकिन जो 4 है वो एक्सेप्टेबल है, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन और एशियन। एशियन में अमेरिका भी इंडिया भी आ गया और बहुत सारी और आते हैं जिसको बर्रे सग़ीर कहते हैं। एशियन को तो नहीं, एशियन तो अलग हो गया, जिसको सब कॉन्टिनेंट इंग्लिश में कहते हैं और बर्रे सग़ीर कहते हैं। तो उसमें जो है ना ये 4 चीज़ एक्सेप्टेबल पूरी दुनिया में मानी जाती है, लेकिन इन 4 में भी शायद हो सकता है 2 अलग से इन लोगों ने बढ़ा दिया हो, लेकिन 2 अमेरिकन और ब्रिटिश ये तो मेन है इंग्लिश का सोर्सेज। तो खैर उनमें से एक Z बोलता है, दूसरा Z बोलता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कल को कोई, जैसे मैंने जो इंटरव्यू लोगों के देखते रहते हो तो उनमें से जो अमेरिकन लोग थे उनको मैंने देखा, तो अगर आपके सामने कोई Z बोल दे तो आप सोचिए Z क्या होता है, तो Z ही होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए गुफ्तगू में आदाब व ताज़ीमी जुमले। अपने से बड़े रिश्तेदारों व आला अहदेदारों के साथ सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग सर। इसमें जो इसका तर्जमा किया गया आदाब अर्ज़ है, तो तर्जमा छोड़िए, तर्जमा बड़ा अजीब सा है वो सब। अच्छा मैं थोड़ा इधर कोने में बैठता हूँ ना, ताकि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आए तो अच्छे से आपको दिखे। दोपहर के 12 बजे से शाम 5 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा, गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून डियर। अब डियर का तर्जमा यहाँ पे बेटी लिखा है, जो कि 100% में शोरू की गलत है। डियर का मतलब प्यारा प्यारी होता है, लेकिन ये थोड़ा लूज़ ट्रांसलेशन, प्यारा प्यारी यानी बेटी, चलो ऐसा हो सकता होगा, लेकिन डियर का मतलब बेटी नहीं होता है। शाम 5 बजे के बाद गुड इवनिंग अंकल, गुड आंटी, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग डियर। रात को रुखसत होते वक्त गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, स्वीट ड्रीम्स, डार्लिंग। डार्लिंग का वर्ड जो है प्यारा प्यारी के लिए भी आता है, और ठीक है। अच्छा इसमें एक अहम बात, आप इससे आज बहुत अहम बात वो ये सीखेंगे, भले से आप इंग्लिश कोर्स ना ले तब भी ये बात तो आपको जहन में रहनी चाहिए कि आप जब किसी से मिलते हैं 12 बजे से पहले अगर दिन में है तो गुड मॉर्निंग कहेंगे, 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे तक गुड आफ्टरनून, शाम के 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपको हमेशा गुड इवनिंग ही कहना है। क्या कहना है? हमेशा गुड इवनिंग। यानी अगर शाम के 5 बजे के बाद से आप इवनिंग, यानी शाम, इवनिंग कब तक होता है? जाहिर सी बात है 7-8 बजे तक हमें इवनिंग मान लो, उसके बाद रात शुरू हो जाती है ना। तो ऐसा तो नहीं 7-8 बजे तक इवनिंग कहेंगे उसके बाद नाइट नहीं, उसके बाद नाइट, ऐसा नहीं है। देखिए इवनिंग और नाइट में बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं और लोग हंस देते हैं बहुत। आपको गुड इवनिंग कब कहना है? शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे, जब भी आप किसी से मिलें, जब आपकी मुलाकात हो रही है तो मुलाकात करने के बाद आपको गुड इवनिंग कहना है, गुड नाइट नहीं कहना है, चाहे रात के 11 भी बज रहे हो। जब आपकी मुलाकात ख़त्म होती है, आप जुदा होते हैं, अब आप जा रहे हैं अपने घर रात के 10 बजे 11 बजे, तब आपको गुड नाइट कहना है। और शाम में भी अगर समझो रात के 7 बजे भी आप अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, ठीक है, 6 बजे भी आप जुदा हो रहे हैं, तो जुदा होने के बाद गुड नाइट कहना है आपको। समझ गए आप? मिलने के वक्त कभी भी गुड नाइट नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप शाम में 8 बजे किसी से मिले, ओ गुड नाइट बहुत हंसी आएगी। गुड नाइट जुदा होने के वक्त, मुलाकात ख़त्म होने के वक्त कहा जाता है, और गुड इवनिंग मुलाकात करने के वक्त कहा जाता है। समझ गए इतनी बात? चलिए, बहुत अहम बात थी गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स, डार्लिंग। दिन में किसी भी वक्त रुखसत होते वक्त अच्छा जनाब, अच्छा जायज़ा दीजिए। गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू। किसी भी वक्त अगर मिलना है दिन में तो गुड डे टू यू सर। मुलाकात पर आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई, प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, या नाइस टू मीट यू, या ग्लैड टू मीट यू, ये आगे आएगा। इस तरह के अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं किसी भी वक्त। और नॉर्मली किसी वक्त गुड मॉर्निंग नहीं तो हाय, हाय हेलो ये भी कह सकते हैं, हाय, हाय सेमी, हाय सेमी। अपने दोस्तों और बराबरी के लोगों के साथ। अच्छा ये ख़ास कर अपने दोस्तों और बराबरी के लोगों के साथ, अपने प्रिंसिपल को, अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, अगर उसमें तकल्लुफ़ात बिल्कुल भी नहीं है, यानी एकदम फ्री हैं आप, तो कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बड़ों को हाय हेलो नहीं कहते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ज़्यादा अच्छा रहता है। हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो मिसेस मेहरा, हेलो मिसेस मेहरा। देखो ये जो MRS है इसको क्या कहते हैं? मिसेस। यानी मिसेस मेहरा का मतलब पता है क्या हुआ? मेहरा की बीवी। तो मेहरा
जो ये औरत है ये शादीशुदा है, तो अब इसको क्या कहेंगे, मिसेज़ मेहरा। तो जो शौहर का नाम है वो आगे लगाएंगे और उससे पहले हम क्या लगाएंगे, मिसेज़ मेहरा। और आदमी को क्या कहते हैं, मिस्टर, और औरत को मिसेज़। और शादीशुदा है तो मिसेज़, शादीशुदा नहीं है तो मिस, शादीशुदा नहीं तो मिस या मैडम, और शादीशुदा है तो मिसेज़। लेकिन मिसेज़ बोला जाएगा, लेकिन लिखा कैसे गया है वो देखिए, MRS ये लिखा गया है, लेकिन बोला कैसे जाएगा, मिसेज़। रुखसत के वक्त अच्छा चलते हैं बच्चों, गुड बाय चिल्ड्रेन, अच्छा बाय बाय या बाय। चलते हैं प्यारे, फेयरवेल डियर, अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू सो लॉन्ग, बाय सी यू सो लॉन्ग। ये मिलने अच्छा फिर मिलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे उसको कहते हैं सी यू, ठीक है, या बाय। अच्छा अब देखिए 15 मिनट हो गए ना, चलिए। बराए याददाश्त में कुछ बातें याद रखिए, टू रिमेंबर। उर्दू और अंग्रेज़ी में तर्ज़ तख़ातुब का फ़र्क, उर्दू और अंग्रेज़ी में तर्ज़ तख़ातुब का फ़र्क। अब ये कुछ बातें जो आपको याद रखवाना चाह रहे कि आप याद रखिए। अंग्रेज़ी में ग्रैंडफ़ादर को मुख्तसर ग्रैंडपा कहते हैं, यानी ग्रैंडफ़ादर मतलब दादा। अच्छा देखो, इंग्लिश में दादा हो या नाना दोनों को ग्रैंडफ़ादर कहेंगे, दादा हो या नाना दोनों को क्या कहेंगे, ग्रैंडफ़ादर। दादी हो या नानी दोनों को क्या कहेंगे, ग्रैंड मदर, ठीक है। और इसी तरह फुप्पू, इसी तरह खाला, इसी तरह चच्ची, इसी तरह ममानी या आंटी, सबको क्या कहेंगे, आंटी। चच्ची को हम लोग नॉर्मली आंटी कहते हैं, तो चारों को क्या कहेंगे, आंटी। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह फुप्पा, खालू, यानी चच्चा, फुप्पा, खालू, चच्चा और मामू, इन चारों को अंकल कहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है, अंकल, आंटी। और जैसे हम बोलते हैं ना, फुपेरे भाई, खलेरे भाई, ममेरे भाई, चचेरे भाई या चचेरी बहन, खलेरी बहन, फुपेरी बहन, ममेरी बहन। इंग्लिश में सिंपल कज़िन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंपल कज़िन कहते हैं। और कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, कज़िन, सिर्फ कज़िन, सिर्फ क्या कहेंगे, कज़िन। इन चारों को और उनमें से कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर भी रॉन्ग इंग्लिश है, नॉर्मली लोग बोलते नहीं कज़िन ब्रदर। अच्छा, लेकिन फिर आपके जहन में आ रहा होगा, लेकिन अगर मुझे बताना हो कि वो जो कज़िन है मेरा वो ब्रदर है या सिस्टर, तो मेल कज़िन या फीमेल कज़िन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मेल कज़िन या फीमेल कज़िन। अच्छा, इतनी बात हो गई। चलिए अब क्या याद रखवाना चाह रहे हैं, हाँ ये हो गया। अच्छा, फादर को डैड या डैडी का भी इस्तेमाल होता है। ग्रैंड मदर को मुख्तसर ग्रैंड माँ कहते हैं। मदर के लिए मॉम, मम्मी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और बात, ये तो हो गया ना इतना। अब आप सोचेंगे, अगर आप अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से क्लास ना भी लें तो भी आपको याद पता होना चाहिए। अब्बा को फादर कहते हैं, दादा को ग्रैंडफादर कहते हैं, परदादा को क्या कहेंगे, और फिर शकड़ दादा, लकड़ दादा, छकड़ दादा, मकड़ दादा, पता नहीं कहाँ तक आता है। तो जो है ना, उन सब के लिए ना एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। तो ग्रेट बढ़ाते जाएंगे, जैसे फादर, ग्रैंडफादर। अब परदादा को कहेंगे ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर। जितना आगे जाते जाएंगे तो ग्रेट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका है। अंग्रेज़ी में, अच्छा ये जो मैंने बातें बताई थी वो आ गई इसमें। अंग्रेज़ी में चचा, ताया, मामू, खालू, फूफा, सभी को सिर्फ अंकल कहा जाता है। चची, ताई, ममानी, फूफी, खाले, इन तमाम रिश्तों को आंटी या आंट कहा जाता है, यानी आंटी या आंट या आंटी कहा जाता है। तो आंटी का असल में ये दो स्पेलिंग बताना चाह रहे हैं, एक तो आंटी की स्पेलिंग ये है और एक आंट कहा जाता है। किसी आदमी की ताज़ीम और इज़्ज़त अफजाई के लिए सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। किसी भी औरत की ताज़ीम और तकरीम के लिए मैडम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। चचा ज़ात, मामू ज़ात, फूफी ज़ात, ताया ज़ात, खाला ज़ात, भाई या बहन के रिश्ते के लिए सिर्फ कज़िन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कज़िन सिस्टर या कज़िन ब्रदर नहीं, है ना। शौहर, हस्बैंड, शौहर को हस्बैंड कहा जाता है और मुख्तसर इसको हबी, HUBBY, हबी भी कहते हैं, है ना। अच्छा, वाइफ के लिए इसमें नहीं है ना, वाइफ के लिए वाइफ़ी, वाइफ के लिए WIFEY। आपकी स्क्रीन पे अगर मुझे याद रहा तो मैं डाल दूंगा शॉर्टकट में। वाइफ को वाइफ़ी भी या प्यार से वाइफ़ी कहते हैं। शादीशुदा औरत के नाम या उर्फ से पहले MRS यानी मिसेज़, और गैर शादीशुदा औरत के लिए मिस का इस्तेमाल किया जाता है। मिस का इस्तेमाल शादीशुदा, गैर शादीशुदा किसी भी औरत के नाम से पहले किया जा सकता है,
ठीक है। तो ये हमारा पहला दिन हो गया, 20-19 मिनट हो गए हैं, तो ये हमारा पहला दिन अब जाके हुआ है, ठीक है। चलो दूसरे दिन का भी देख लेते हैं, जिसमें ये जो है ना दूसरे दिन का जो चैप्टर, इसको आगे पढ़ने से पहले एक बात दो बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि आप इसमें ना ऐसा ज़्यादा इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं सीखेंगे, जैसे फिर भी सीखेंगे, लेकिन एक जो आपको एक बहुत ही बारीक चीज़ें इंग्लिश के बारे में पता चलेगी। जैसे मैं आगे बढ़ने से पहले ऐसी मिसाल दे दूँ आपको, जैसे इंग्लिश में अगर हम उर्दू में कहते हैं कि जैसे ना जैसे हम मस्जिद में गए नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू बना रहे हैं, और एक आदमी वज़ू बना रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है, वो मतलब बैठ के वज़ू बना रहा है, वो खड़ा होने वाला है, हम दोनों पहुँच गए। अब हम सोचे कि यार ये भी उसी टाइम पहुँचा, मैं भी उसी टाइम पहुँचा। अब हम इज़्ज़त के लिए बोल देते हैं, अगर वो बूढ़े आदमी बड़े आदमी, तो हम बोल सकते हैं अच्छा पहले आप चले जाइए, फिर मैं बना लूँगा वज़ू, ठीक है, पहले आप। तो हम ये बताना चाह रहे हूँ, हम क्या कहते हैं पहले आप, हम क्या कहते हैं पहले आप। तो इंग्लिश में अगर इसी तरह के एहसास को अदा करना होगा, तो ये इसका सेम ट्रांसलेट नहीं कर देंगे फर्स्ट यू, पहले आप मतलब फर्स्ट यू, ये बहुत ही बेकार और घटिया इंग्लिश मानी जाएगी। इसके इंग्लिश में पता किस तरह से बोलेंगे, इस तरह के एहसास को बोलेंगे आफ्टर यू, आपके बाद। बात वही हुई, पहले आप यानी मैं उसके बाद में, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। उसमें क्या उर्दू में हम बोलेंगे पहले आप, इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर यू। इसी तरह बारीक चीज़ें इसमें आपको पता चलेगी। और ट्रांसलेशन के बारे में बहुत अहम बात, तो अच्छा चलिए ट्रांसलेशन की बात कभी हो। चलिए 21 मिनट हो गए हैं। अंग्रेज़ी में खुश अखलाक़ी, दूसरा दिन, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। तो मैनर्स मतलब मैनर्स को क्या बोलते हैं, आदाब, खुश अखलाक़ी। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के साथ साथ उसके आदाब और तहज़ीब की मालूमात भी ज़रूरी है। अंग्रेज़ी बातचीत में तहज़ीबी अक़दार के बड़े अंग्रेज़ी बातचीत में तहज़ीबी अक़दार के बड़े पाबंद होते हैं, अंग्रेज़ बातचीत में तहज़ीबी अक़दार के बड़े पाबंद होते हैं। बार बार कुछ मख़सूस मुनकसिर अल्फाज का इस्तेमाल उनकी गुफ्तगू का ख़ास इम्तियाज़ होता है कि बात को कैसे कहें, किन अल्फाज का इस्तेमाल करें। ऐसे ही कुछ ज़रूरी बातों की मालूमात इस सबक में दी गई है। उर्दू ज़बान की तरह अंग्रेज़ी में दौरान गुफ्तगू नाम के हमरा माफ़ कीजिए ना, उर्दू ज़बान की तरह अंग्रेज़ी में दौरान गुफ्तगू नाम के हमरा जी या साहब लगाने का रिवाज नहीं है, और ना आप या वो जैसे ताज़ीमी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बातचीत के दरमियान में के लिए हम भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। इसी ताल्लुक़ से उर्दू दा तबके को ये कहते सुना गया है कि अंग्रेज़ी खुश्क ज़बान है, इसमें बुज़ुर्गों और बड़ों को भी तुम या यू से मुखातब किया जाता है। इसका ये मतलब है हरगिज़ नहीं कि अंग्रेज़ी बिल्कुल ही रूखी और खुश्क ज़बान है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वहाँ आप और वो लफ्ज़ नहीं है। वैसे बात पर आदाब जताने का अंग्रेज़ी ज़बान में एक तरीक़ा राइज है। सही अंग्रेज़ी जानने के लिए इस बात को ज़हन नशी कर लीजिए, अंग्रेज़ी के इन अल्फाज को फिर से दोहराइए। इन अल्फाज में मुकम्मल अंग्रेज़ी तहज़ीब समाई हुई है। ये अंग्रेज़ी ज़बान के बड़े अहम अल्फाज हैं। अच्छा, ये तमाम बातें पढ़ने के बाद कुछ बातें जो बुक में नहीं है लेकिन मेरे जहन में आई तो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर और बहुत सारे उलमा भी और बहुत सारे जो उर्दू या अरबी के माहिर होते हैं, उन लोग का ये कहना है कि अंग्रेज़ी बहुत ही खुश्क ज़बान है, इसमें ये नहीं है। और एक आलिम भी हैं, मैं हालांकि बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी, ऐसा नहीं है, मैं फेवरेट आलिम है वो, लेकिन इंग्लिश उनको नहीं आती है। तो वो ऐसा कह रहे थे बयान के दौरान कि यार अंग्रेज़ी में ना हम महबूबाओं की तारीफ़ में उर्दू में आसमान और ज़मीन के क़लाबे मिला देते हैं कि उसके बाल ऐसे, उसकी आँख ऐसी, और ये वो फ़लाना ढिमाका, और इंग्लिश में ये सब नहीं है। लेकिन असल में इतना कुछ है ना इंग्लिश में, मैं आपको क्या बताऊं, तारीफ़ में और उसमें इतनी, असल में जब हमें मतलब नहीं पता तो हमें लगता है कि है नहीं। या उन्होंने वो बोला था कि अगर हमें महबूबा को अपनी कुछ कहना होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, आई लव यू। लेकिन आपको पता नहीं इतनी गहराई है, इतना लिटरेचर है, इतना अदब है उसमें, और इतने तरीके हैं ये बात कहने के, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ना पता होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ऐसा है नहीं। और ये अगर आपको तारीफ़ करनी है, आपको आसमान और ज़मीन के क़लाबे मिलाने, ऐसी ज़बरदस्त इंग्लिश है। अगर आप अमेरिकन लोगों को सुनो, आप इंडियन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को, या जिन लोगों ने इंग्लिश बहुत मेहनत से थोड़ी बहुत सीखी है, तो वो तो ज़रूरी बातें कर ले, वही बात बहुत बड़ी बात है। वो
तारीफ़ करना, नफ़रत करना, मोहब्बत करना, है ना, और ये सारी चीज़ें, अदब और लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो ये तो बहुत साल हो जाते, 10-10 साल 20-20 साल से उस फील्ड में लगे तो वो कर लेते, या जो नेटिव स्पीकर्स है, जो मादरी ज़बान है जिनकी इंग्लिश, और वो पढ़े लिखे भी हैं, तो वो लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी बहुत गहराई है, बस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं उर्दू या अरबी को जो है मैं उसकी अहमियत को घटाना चाह रहा हूँ, भाई बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेजेस है वो भी, लेकिन चूँकि इंग्लिश को मैं जानता हूँ और मैं इस तरह की चीज़ देखता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उसमें बहुत गहराई है। अच्छा, एक बात जो मेरे बार बार दिमाग में आई थी वो ये कि जो एक तो इंग्लिश होती है कि हम ज़रूरी बात, प्रोफेशनल बात, किसी बैंक में गए, कॉलेज में गए, स्कूल में गए, है ना, अदालत में गए, कोर्ट कचहरी में गए, वहाँ बात कर सके। और एक होती है ना मतलब जैसे एक ये है कि कैसे पता चलेगा एक आदमी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी से किसी ने पूछा कैसे पता चलेगा एक आदमी के बारे में कि वो लैंग्वेज का माहिर है या एक्सपर्ट है, तो उन्होंने कहा कि जब वो आदमी उस ज़बान में ख्वाब देखने लग जाए, आप कितनी भी इंग्लिश बोलो, कुछ करो, लेकिन जब ख्वाब देखोगे तो उर्दू में ही ख्वाब देखोगे, है ना। तो एक तो ये तरीका उन्होंने बताया था। तो कभी कभी मुझे इंग्लिश ख्वाब आ चुके हैं, कभी कभी, बहुत कम, ज़्यादा नहीं, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आती है मेरे को भी। और दूसरी बात, एक जोक है, लेकिन इस जोक से आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात पता चलेगी। एक मरतबा अकबर और बीरबल की कहानी है कि हो सकता है किसी और की भी, उनकी तरफ तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मनसूब कर रखी है। तो एक मरतबा एक बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही माहिर, इंटेलिजेंट, स्मार्ट आदमी कहीं दूसरे मुल्क से आया और बहुत सारी 4, 5, 8, 10 लैंग्वेजेस जानता था वो, और बादशाह समझ ही नहीं पा रहा कि वो असल कौन से मुल्क का है, कौन सी कंट्री का है। बीरबल को उसने काम दिया कि तुम्हारा ये काम है, तुम पता लगाओ ये कौन सी कंट्री का है। तो बीरबल ने कहा हाँ बिल्कुल मैं पता लगा लूँगा। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल जब वो सो रहा था, वो आदमी सो रहा था, तो उसके सामने 2-3 कुत्ता जाके छोड़ दिया और फ़ौरन उठा और चिल्लाते हुए भागा। और उस टाइम जो उसने बड़बड़ाया, तो जिस लैंग्वेज में बड़बड़ाया वो समझ गया वही उसकी लैंग्वेज है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि गुस्से में, प्यार में, नफ़रत में, जज्बात में, इस तरह के एहसासात को लोग अपनी ही लैंग्वेज में अदा करते हैं। तो अगर किसी आदमी को प्यार इंग्लिश में करने आ जाए, नफ़रत इंग्लिश में करने आ जाए, डांटना इंग्लिश में आ जाए और बड़बड़ाना इंग्लिश में आ जाए, तब समझो कि उसकी इंग्लिश परफेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये बात, और ये 2 बात थी ना। हाँ, तो बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, वापस किताब पे आ जाइए। पार्डन, पार्डन मतलब, अच्छा इन लोगों ने तर्जुमा नहीं लिखा क्या? अच्छा, ये एक यहाँ से शुरू हो जाए पहला, प्लीज़, प्लीज़ माने प्लीज़, थैंक्स, थैंक्स, ये सिर्फ आप पढ़ लीजिए, इसका एकदम गहराई में मत जाइए अभी। प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, तर्जुमा बता दूँ, काइंडली का मतलब बराए मेहरबानी, अलाउ मी, मुझे इजाज़त दीजिए, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। ठीक है, अच्छा इसी को शायद इन लोग आगे एक्सप्लेन नहीं, इन लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप सब पढ़ लीजिए आप इसको अच्छे से। प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। चलिए, लेकिन मैं आपको तर्जुमा भी बताता हूँ। प्लीज़ पता ही आपको, प्लीज़ का मतलब असल में खुश करना भी होता है। एक तो प्लीज़ मतलब होता है थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी के तर्जुमे में होता है, और प्लीज़ यानी बराए मेहरबानी या काइंडली, प्लीज़ दोनों एक ही तर्जुमे में होता है। और एक प्लीज़ का दूसरा माना खुश करना भी होता है। थैंक्स, थैंक्स जो है शुक्रिया के माने वेलकम, आपका इस्तकबाल है। काइंडली, बराए मेहरबानी। अलाउ मी, मुझे इजाज़त दीजिए। अलाउ मी, अलाउ मी कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपके कोई छोटे बच्चे को गोद में लेके रखा है, ठीक है, शायद वो आगे एग्जांपल में आएगा, मुझे याद आ रहा है, तो बच्चे को लेके रखा है, अब वो बच्चा बहुत परेशान है, तो आप कैसे, अलाउ मी, मुझे थोड़ा इजाज़त दीजिए कि मैं बच्चे को ले लूँ और आप थोड़ा आराम कर लें। आफ्टर यू, जैसे कि मैंने आपको बताया आफ्टर यू का कैसे यूज़ होगा। सॉरी, माफ़ करना। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा माजरत खां, है ना, 4 आदमी खड़े हैं, आपको बीच में से निकलना जगह नहीं है, तो आप एक्सक्यूज़ मी कह के निकल सकते हैं। आप मीटिंग में बैठे हो, फ़ोन आ गया, आपको मीटिंग छोड़ के जाना है, एक्सक्यूज़ मी कह के आप जा सकते हैं। आपको छींक आ गई, आप एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं, लोगों को डिस्टर्ब हो गया ना थोड़ा सा। पार्डन, ये सॉरी का दूसरा वर्ड पार्डन है। पार्डन जो है ये क्या है, सॉरी का दूसरा वर्ड है। दैट इज़ ऑल राइट, ठीक है, सब ठीक है। इट्स माई प्लेजर, ये मेरा फ़र्ज़ है।
तो इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है, फ़र्ज़, इस तरह के माने में होता है। अगर आपको किसी से कलम हासिल करना हो या पानी तलब करना हो या वक्त मालूम करना हो या फिर किसी को जवाब में हाँ कहना हो तो आपको जुमलों में प्लीज़ का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप प्लीज़ या काइंडली वगैरह यकसा माने वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते तो आप गैर महज़ब और बद अखलाक तस्वुर किए जाएंगे। उर्दू में आप यूँ भी कह देते हैं, तो इंग्लिश में आपको क्या प्लीज़ कहना है और काइंडली कहना है, ठीक है, वरना आप गैर महज़ब माने जाएंगे। ज़रा अपना कलम देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। तो ज़रा है ना, तो ज़रा का मतलब देखो ये तहज़ीब के लिए है ना। ज़रा का मतलब एक तो होगा ना एक कलम दे, एक होता क्या आप अपना कलम दे सकते हैं, ज़रा सा अपना कलम दे दें, है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरह हम लगा देते हैं, लेकिन ये तहज़ीब के लिए असल में होता है। एक गिलास पानी, क्या बजाय, हाँ पी लूँगा। लेकिन उर्दू की तरह आप अंग्रेज़ी में मुंदरजा झैल जुमले बोलेंगे तो कोई ज़बानदां पहचान लेगा कि कोई गैर महज़ब बोल रहा है या कोई गैर मुल्की नव आमोज़ बोल रहा है जो आदाब गुफ्तगू से नाबलद है। गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, येस आई विल ड्रिंक इट। अब ये जो 4 सेंटेंसेस आपको बताया, एक बार मैं और धीरे धीरे बोल देता हूँ ताकि वो जो मतलब है वो भी समझ में आ जाए, लेकिन आप कुछ इंग्लिश भी सीख लें। गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, येस आई विल ड्रिंक इट। ठीक है, तो अच्छा ये सारे 4 जो है ये थोड़ा गैर महज़ब। ये सही तरीका क्या है बोलने का। मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़। असल में तो जानने का व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, लेकिन शॉर्टकट में टाइम प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम मतलब येस प्लीज़। जैसे किसी ने पूछा क्या आप दूध पियोगे, येस प्लीज़, ऐसे नहीं आई विल ड्रिंक इट, मैं पी लूँगा, तो थोड़ा गैर महज़ब माना जाएगा। थोड़ा येस प्लीज़, या आई विल ड्रिंक इट, या आई कैन ड्रिंक इट प्लीज़, प्लीज़ अलाउ मी, या प्लीज़ गिव मी। चलिए, अगर आप इन जुमलों को इस तरह भी अदा करेंगे तो ये समझा जाएगा कि कोई महज़ब शख्स बोल रहा है। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, बोरो माने उधार लेना, तो यानी थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ लेना। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। देखो इधर आ गया, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। नंबर 2 पे जाइए। अगर किसी आदमी ने आपका मामूली सा भी काम किया है, मिसाल के तौर पर आपने वक्त मालूम किया या मकान का पता दरियाफ़्त किया और उसने पता बता दिया तो उसे आप थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। अगर आप इस पर मज़ीद शुक्रिया ज़ाहिर करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, 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 या थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ लेने को कहे लेकिन आपको लेने की ख्वाहिश ना हो तो आप अपने अंदाज में ये ना कहिए बस आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट इट, या आई डोंट वांट टू टेक मोर। इसके बजाय आप इस तरह कहें नो थैंक्स। अब ये समझिए, जैसे अगर आप दस्तरखान पे बैठे हैं, कोई आदमी आपको खाना दे रहा है, तो उर्दू में हम कह सकें बस अरे नहीं हो पाएगा, अरे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं खा सकता, बहुत खा लिया मैं। जब आप ससुराल जाएंगे आमतौर पे, ठीक है, तो अरे बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर बहुत ही गैर महज़ब माना जाएगा। या आप कहेंगे इनफ इनफ, बस इनफ इनफ, नहीं, आप कहेंगे नो थैंक्स। क्या कहेंगे आप, नो थैंक्स, नो फिर कॉमा असल में है थैंक्स, नो थैंक्स, अब नहीं होगा, नो थैंक्स प्लीज़, नो थैंक्स, है ना, नो थैंक्स, इस तरह। तो ये इतना शॉर्टकट में भी हो गया। और तरीका आप ये देखिए, है ना, आप ये नहीं कहेंगे इनफ इनफ। अगर आपको इंग्लिश आती है, इनफ आपको पता है बस का मतलब होता है इनफ इनफ, तो आपने कहा इनफ इनफ तो थोड़ा गैर महज़ब माना जाएगा। आपको क्या कहना पड़ेगा, सिर्फ नो थैंक्स, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाइए। आपने किसी का कोई मामूली सा भी काम किया, उसने आपसे मुतशक्किराना अंदाज़ में थैंक यू कहा, तो अंग्रेज़ी में सिलसिले कलाम यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि थैंक्स सुनकर आप खामोश रह जाएंगे तो आप अंग्रेज़ी सोसाइटी में बड़े गैर महज़ब या मगरूर कहलाएंगे। इसके जवाब में आपको मज़ीद ये अल्फाज अदा करने होंगे, ठीक है। वो कौन से, इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माई प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम। तो अगर किसी ने आपको थैंक यू कहा तो आप इसका 4 जवाब, ये 5 जवाब दे रहे हैं आपको, आप ये कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, यानी कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, नो मेंशन,
इट्स फाइन, ठीक है, इट्स फाइन, माई प्लेजर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, वेलकम या यू आर वेलकम, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, वेलकम, यू आर वेलकम, ठीक है। मज़कूरा बाला 5 जुमलों से आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आखिरी जुमलों में ज़्यादा नरमी और इंकिसारी है, वैसे ऊपर के दोनों जुमले भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4, अगर कोई आपसे किसी शय को तलब करे और आप देने पर रज़ामंद हो तो आप उर्दू में आप कहेंगे ले लीजिए, मगर इसी तरह आपने अंग्रेज़ी में कह दिया टेक इट तो फ़ौरन शनाख्त हो जाएगा कि आप अदब से नावाकिफ़ है, इसलिए आप कहेंगे विद ग्रेट प्लेजर या येस यू आर वेलकम। अगर आपसे कोई बंदा कोई चीज़ मांगा, पेन मांगा, आपने कहा ठीक है ले लीजिए, उर्दू में क्या, ठीक है ले लीजिए, ये लीजिए, तो ले लीजिए या इसे ले लीजिए। टेक इट इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेक इट, TAKE, टेक IT, टेक इट, इसे, लेकिन बहुत है टेक इट, ऐसा नहीं, ये बहुत ही गैर महज़ब बना जाएगा कि टेक इट। आप कहेंगे येस ऑफ कोर्स, या आप ऐसा भी कर सकते हैं येस ऑफ कोर्स, इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं येस ऑफ कोर्स या ऑफ कोर्स श्योर, या श्योर भी बोलते श्योर। या इसमें जो किताब में लिखा है विथ ग्रेट प्लेजर, ये थोड़ी बहुत ही ज़्यादा, ये कैसी, जो मेरे ज़बान पे ये 2 वर्ड जो अभी आए ये स्पोकन में बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, इसलिए अचानक से मेरे ज़बान पे आए, मैंने कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं किया था कि मैं इस तरह बोलूँगा। ज़ाहिर सी बात है 1 घंटे के क्लास में लेने जा रहा हूँ, मुझे खुद कैसे याद आएगा कि मैंने क्या क्या सोचा है ना। लेकिन ये विथ ग्रेट प्लेजर ये थोड़ा सा बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा तहज़ीब हो गई इसमें, और येस यू आर वेलकम है ना ये। लेकिन हम लोग नॉर्मली जैसे मुझे याद है अगर मैं इस तरह बात करता हूँ इंग्लिश के माहौल में रहूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा, ऑफ कोर्स या श्योर या नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट, थोड़ा सा वही आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा गैर महज़ब, क्योंकि हम लोग भी गैर महज़ब कभी कभी हो जाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स के साथ भी बात किया, तो आप ये कह सकते हैं ऑफ कोर्स, श्योर, विद ग्रेट प्लेजर, येस यू आर वेलकम, ठीक है। नंबर 5, अगर आप किसी की खिदमत या मदद करने के ख्वाहिशमंद है तो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करने का अंग्रेज़ी में अलग तरीक़ा है। मसलन आप किसी औरत की गोद से उसका बच्चा लेने की ख्वाहिश है या फिर किसी ज़ईफ़ शख्स का वज़नी थैला उठाने की पेशकश करते हैं तो इसके लिए इस तरह कहा जाएगा मुझे मौका दे, अलाउ मी, है ना। उर्दू में क्या कहेंगे आप, है ना, उर्दू में आप क्या कहेंगे, अच्छा रुको मैं बच्चा ले लेता हूँ ना, या मुझे करने दीजिए ये काम, लेट मी डू दिस, है ना, ये आप उर्दू में कहेंगे। लेकिन अलाउ में, मुझे इजाज़त दीजिए, ये मतलब हुआ। या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। नंबर 6, अगर आप किसी औरत या किसी बूढ़े को रास्ता देते हैं तो आप अपनी ज़बान में कह देते पहले आप, जब अंग्रेज़ी में फ़र्स्ट यू नहीं कहेंगे बल्कि आफ्टर यू कहेंगे। समझ गया, मैंने वो वज़ू खाने वाली मिसाल दी थी आपको। नंबर 7, अंग्रेज़ी में बात बात पर अफसोस करने का रिवाज है। अपनी ज़बान में भी हम अफसोस का इजहार करते हैं या माफ़ी तलब करते हैं, लेकिन तभी जब कोई गलती सरज़द हो जाए या किसी नुकसान से दो चार होना पड़े या किसी के यहाँ वक्त मुतय्यन पर नहीं पहुँच पाते, तब हम इजहार अफसोस या इजहार नदामत करते हैं। अगर हस्ब वादा कहीं आप पहुंच ना सके और अपनी इस कोताही पर माज़रत ख़्वाह हैं तो अंग्रेज़ी में ऐसे छोटे छोटे बातों पर माज़रत तलब करने के लिए सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन वगैरह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी देखिए नीचे कुछ बातें हैं। अंग्रेज़ी में शॉर्ट फॉर्म मुख्तसरात बहुत राइज है, जैसे इट इज़ के लिए इट्स, यू आर के लिए यू आर, यानी इट इज़ को इट इज़ बोल दिया जाता है, यू आर को यू आर का बातचीत में बहुत इस्तेमाल होता है। कुछ मिसालें मुंदरजा झैल हैं। आई एम को आई एम, आई हैव को आई हैव, वी आर को वी आर, या डायरेक्ट वी आर बोलते वी आर, ही इज़ को ही इज़, ही इज़ को ही इज़, शी इज़ को शी इज़ नॉट को इज़िंट और आर नॉट को अरेंट। ये असल में अगर आप कोर्स लेंगे तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ये मुख्तसर इन लोगों ने बता दिया इसकी, तो इसको बस जितना लिखा है उसको इतना ही रहने देते हैं, इसमें बहुत कुछ और बताने के लिए है। वैसे अलिफ, आपका किसी से हाथ छूट जाए तो आपको फ़ौरन कहना होगा सॉरी। बा, दो शख्स किसी रास्ते में महव गुफ्तगू हों और आपको उनके दरमियान से गुज़रना ज़रूरी हो तो आपको ऐसे मौके पर एक्सक्यूज़ मी कहकर गुज़रना होगा। इसी तरह किसी महफिल वगैरह के दरमियान से उठकर जाना है या किसी की बात काट कर अपनी बात कहनी है तो इन हालतों में आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, ये सारी बातें मैंने बता दी थी पहले ही। जी, आप टेलीफ़ोन सुन रहे हैं या किसी से रूबरू बातचीत करते हुए कोई बात समझ में ना आई, इसलिए आप मुकर्रर उसकी बात को सुनने के तालिब हैं, तो इस तरह नहीं कहेंगे स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर, ऊंचा बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। यहाँ बजाय इसके सिर्फ इतना ही कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन।
तो देखो, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या ऐसे ही बात कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे तो आप ऐसा कहेंगे कि अरे सुनाई नहीं दे रहा, क्या आप ज़रा ज़ोर से बोलेंगे? तो आप ऐसे आई कैन नॉट हियर यू, कैन यू स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर यू, कैन यू स्पीक लाउडली, ये थोड़ा सा रूड होगा। पार्डन, इन लोगों ने क्या क्या बताया, पार्डन या आई बेग योर पार्डन, सिर्फ इतना से बोलते हैं पार्डन, ऐसा बोलते हैं। आप कुछ बोला, आपको या तो सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा कहते हैं, या तो ऐसे ही बोलते हैं सॉरी, या ऐसा पार्डन, है ना, तो पार्डन वो समझ जाएगा कि दोबारा ये कहना चाह रहे कि दोबारा बोला जाए। ऐसा नहीं कि आई कैन नॉट हियर यू, कैन यू स्पीक लाउडली, ऐसा नहीं। या दूसरा आई बेग योर पार्डन, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, बैग, आई बैग योर पार्डन। अब इसका बैग का तर्जमा, ये वो वाला बैग नहीं, जो बैग वो BAG, ये BEG है, ये बैग है, वो बैग है। अच्छा इसी तरह आप जब मेरे पास पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा और जो क्या होगा वो बता दूं मैं आपको 2-4 और। जैसे तलफ़ुज़ के बारे में बता रहा था, तो देखो आपके तलफ़ुज़ की कितनी अहमियत है। जब मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम कर रहा था तो वहाँ ट्रेनिंग सबको देते वो, जो भी नए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इंडियन लोग या अमेरिकन लोगों से बात करेंगे तो 1 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग उन लोग इंग्लिश की और अपने प्रोडक्ट की देते ही हैं। तो हम लोग को 1 हफ़्ते की शायद ट्रेनिंग मिली थी इंग्लिश एक्सेंट की और 1 हफ़्ते की इंग्लिश ग्रामर की, तो मिलती है हर जगह। तो उसमें जो ट्रेनर था उसने हमें कुछ बातें बताई जो उस टाइम मुझे, हालांकि मैं 2 साल का इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर लिया वो सब के लिए, फिर भी हमेशा आदमी नई चीज़ सीखता है, बहुत कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। तो उसने उस वक्त मुझे बताया कि लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो अमेरिकन लोग हैं उनको बहुत हंसी आती है, बोलते यार ये ऐसा कैसे बोले। जैसे मैं आपको 2 मिसाल दूँ, एक होता है शिट और एक होता है शीट। ये जो है ना, ये एक शीट है पेपर, तो इसको शीट SHEET शीट, थोड़ा सा खींचेगा, शीट पेपर। और एक होता है SHIT शीट माने गोबर। तो बोलते ना यार शिट क्या हो गया, ये जो हम बोलते हैं शिट, ये वही वाला शीट है, SHIT शीट, यानी गोबर, तो ये शिट है ना। तो कभी कभी लोग बोलते हैं, जो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये शीट है वो शीट है, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये गलती करते हैं, तो बोल देते हैं ओके गिव मी अ शीट, एक पेपर दो मुझे, तो गिव मी अ शीट, तो गिव मी अ शीट के बजाय गिव मी अ शीट बोल देते हैं। तो जो हम इंडियन लोग हैं तो उनको तो एहसास ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो वो लोग हैं अमेरिकन लोग, या जो लोग इंडियन भी लेकिन उनको इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो ये सारे फ़र्क पता है, तो सोचेगा ये क्या बोल रहा है, गिव मी शीट, है ना। तो गिव मी शीट होगा ना कि गिव मी शीट। इसी तरह देखिए, एक होता है पेन, जिससे हम लिखते हैं उसको बोलते हैं पेन। एक होता है पेन, वही पेन, उसको थोड़ा सा खींच देंगे पेन, तो वो दर्द के माने में हो जाएगा PAIN। ये वाला जो लिखने वाला पेन है वो PEN, और जो दर्द वाला पेन है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो PAIN पेन। और इसी तरह का होता है पैन, क्या होता है पैन, वो फ्राइंग पैन, वो PAN होता है पैन। और इसी तरह पैन कार्ड वाला भी पैन, लेकिन वो तो शॉर्ट फॉर्म है, पैन PAN अलग अलग वर्ड है, उसका शॉर्ट फॉर्म है वो अलग है, लेकिन इसको भी पैन बोलते हैं। और जो फ्राइंग पैन होता है उसको भी पैन बोलते हैं, और जो लिखने वाला होता है उसको पेन, और जो दर्द होता है उसको पेन। तो देखा एक ही चीज़ कितनी सारी हो गई। इसी तरह मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक औरत थी, वो बहुत हंस रही थी। एक बच्चे ने क्या बोल दिया, वो शो था कोई, तो वो बाल खड़ा करके लगाया था, तो उसने पूछा क्या आपने जेल लगाया है, तो उसने कहा हाँ मैंने जेल लगाया है। तो एक होता है जेल, एक होता है जेल। ये जो बालों में लगाया जाता है उसको बोलते हैं जेल, और जो कैदी जिसमें रहते हैं उसको जेल, तो थोड़ा सा खींचता है जेल जेल, है ना। तो जिसको नहीं पता तो कुछ भी बोलता रहता है। तो उस टाइम भी मुझे रियलाइज़ हुआ, अच्छा जो लोग इंग्लिश जानते हैं अच्छी, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े बचपन से बोलते हैं, तो उन लोग को फिर इसीलिए हंसी आती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप पहली वीडियो में घबरा मत जाना, इतनी सारी चीज़ें आ रही, बहुत मुश्किल नहीं है वक्त, और ऐसा सब एक्सपर्ट नहीं होते, कहीं कहीं ऐसा होता है, वो तो हमारे साथ उर्दू में भी हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीखिए। लेकिन ये 1 घंटा, मैं नॉर्मली आधे घंटे की क्लास लेता था, लेकिन आपको डेमो देने के लिए मैं 1 घंटे की ले रहा हूँ। 1 घंटा ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी भी 44 मिनट ही हुए हैं। चलिए, आई बेग योर पार्डन हो गया। दाल, अगर आप किसी से मुलाकात की गर्ज से उसके मकान पर पहुंच गए, वहां आप बग़ैर इत्तला किए या बग़ैर इजाज़त के अंदर दाखिल ना हो, बल्कि अंग्रेज़ी में इस तरह इजाज़त तलब करें, मे आई कम इन प्लीज़। अहले खाना इस तरह जवाब देंगे, सर्टेनली, या विद ग्रेट प्लेजर, या ऑफ कोर्स,
ये यस प्लीज़ कम इन। तो ये 4 तरह से उन लोगों ने कहा जवाब दे सकते हैं। आपको क्या कहना है, मे आई कम इन प्लीज़, सर्टेनली, विद ग्रेट प्लेजर, ऑफ कोर्स, या यस प्लीज़ कम इन। चंद ताज़ीमाना जुमले। अब ये सारे रूल्स रेगुलेशन इधर उधर की बात बहुत अहम थी, ये सारी हो गई। अब आपको जो नहीं ये कुछ बातें जो है बता रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिए सीधा सीधा सा। और देखो रट्टा मारना तो अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना कि रट्टा मारना बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं है। शुरू में आप कोई लैंग्वेज सीखेंगे या हाफिज़ बनते हैं तो कुरान रट्टा मारना पड़ता है। कोई भी लैंग्वेज, अभी आप चाइनीज़ अगर सीखने जाएँ, जापानीज़ सीखने जाए, फ्रेंच सीखने जाए, तो आपको मोबाइल को चाइना में क्या बोलते हैं, सिम को क्या बोलते हैं, मेमोरी को क्या बोलते हैं, माइक को क्या बोलते हैं, लैपटॉप को क्या बोलते हैं, ये सब तो हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसकी भी आपको चाइनीज़ को ज़ाहिर सी बात रट्टा ही मानना पड़ेगा। देखो इंग्लिश हम लोग के लिए वैसे भी आसान है कि इतने सारे वर्ड्स जो है ना हम ऑलरेडी इंग्लिश में बोलते हैं। लैपटॉप को लैपटॉप, माइक को माइक, बुक किताब भी बोलते हैं, या बुक, फ्रिज को फ्रिज, फ़ैन। तो हम लोग जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है, हज़ारों वर्ड्स उसको वैसे ही आते हैं। लेकिन आप दूसरी लैंग्वेज सीखते तो मुश्किल क्यों होता है, जैसे चाइनीज़ है, जापानीज़ है, अरबिक है, वो मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि सिम को क्या बोलते हैं अरबी में वो भी आपको याद करना पड़ेगा। सिम को अरबी में सिम थोड़ी ना बोल देंगे, चाइनीज़ में थोड़ी ना सिम बोल देंगे, वो तो अरबी, वो तो इंग्लिश है। इसी तरह कप को, ग्लास को, लाइट को, मोबाइल को, है ना, कार को, बाइक को, ये सारी चीज़ की भी अरबी, चाइनीज़, जापानीज़ याद करनी पड़ती है। तो इंग्लिश बहुत आसान ज़बान है, ठीक है। तो आप शुरू में इसको रट्टा मार लीजिए। मैंने मिलने का वक्त दिया था मगर नहीं आ सका, मुझे माफ़ फरमा। आई एम सॉरी आई कुडेंट मेक इट। आई एम सॉरी आई कुडेंट मेक इट। मैं 2 बार बोलूँगा एक सेंटेंस को, ताकि आप ध्यान से सुनें। अच्छा, आप तो रिपीट भी कर सकते हैं, लाइव तो है नहीं ना, तो मैं एक ही बार बोलता हूँ। आई एम सॉरी आई कुडेंट मेक इट। मैं मुकर्ररा वक्त पर ना आ सका। आई एम सॉरी आई कुडेंट मेक इट इन टाइम। ये कुडेंट है, कुडेंट। मुझे माफ़ फरमाएं, मुझे कुछ देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। अच्छा, मैं 2 बार बोलूँगा, एक बार धीरे धीरे और एक बार एक नॉर्मल जैसे बोला जाता है। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी तरफ से माज़रत तलब कर लीजिए। प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। ये गलती से सरजद हो गया, माफ़ फरमाएँ। इट was all by mistake. It was all by mistake. मुझे बेहद अफसोस है। I am very sorry. I am very sorry. माफ़ कीजिए मैंने खलल अंदाज़ी की। Sorry to have disturbed you. Sorry to have disturbed you. माफ़ कीजिए। I beg your pardon. I beg your pardon. मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। Allow me to say. Allow me to say. ज़रा तवज्जो फरमाइए। मैं, ये माई नहीं है, एक होता है माई, एम वाई, माई मतलब मेरा, ये मे है, मे, माई नहीं है। ये मे का क्या तर्जुमा होता है, ये अदब के लिए आता है, और भी बहुत सारे यूज़ है, लेकिन आज ही अगर बता, इसका अलग से लेक्चर होता है, आज ही बता दूंगा तो पूरा टाइम इसमें चला जाएगा। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। थोड़ा सा सोचिए, आपने ये जुमला कहाँ सुना होगा, बहुत सुना होगा आपने, सोचिए। स्टेशन पे आपने सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, गाड़ी नंबर ये इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। इसे अपनी ही चीज़ समझिए। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। क्या आप मुझे अर्ज़ करने का मौका देंगे। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ी जगह देंगे। विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। क्या आप से आहिस्ता बोलने की दरख्वास्त कर सकता हूँ। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। ज़रा आहिस्ता बोलने की ज़हमत करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। क्या आप मुझे बैठने देंगे। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ। Could you spare a few moments for me? Could you spare a few moments for me? ये जो आ है, आ ये ए पढ़ा जाता है, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में आता तो एक के लिए आ का तर्जुमा होता है, आ। इसको ए, कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट्स फॉर मी नहीं होगा, अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। कुछ लोग ए भी बोलते हैं बोलने के टाइम, लेकिन ज़्यादा सही आ है।
जैसी आपकी मर्ज़ी, एज़ यू प्लीज़, वहाँ पे आया था ना जैसे आपकी मर्ज़ी, नहीं वो आया था आपसे मिलकर खुशी हुई। तो इसके भी बहुत सारे तरीके, एज़ यू प्लीज़, एज़ यू लाइक, एज़ यू विश। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तकलीफ़ के लिए माज़रत, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये भी आपने बहुत सुना होगा कहानी, जोक में, मस्ती मजाक वाली वीडियो में, और कस्टमर केयर वाले बहुत बोलते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जो आपको तकलीफ़ हुई हमारी वजह से माज़रत ख़्वाह हूँ। आपका डिलीवरी जो आपका टाइम पे नहीं हुआ, आपका जो पार्सल टाइम पे नहीं पहुँचा। बट लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। लीजिए को ऐसा भी बोल सकते हैं, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, ये आया था इससे पहले, प्लीज़ टू मीट यू। इसी तरह आपके नेक मशवरे का शुक्रिया। सो आपके नेक मशवरे का शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, या थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। स्लैश का मतलब ये कि काइंड भी आ सकता है, वैल्यूएबल भी आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। उम्मीद है आप मज़े में होंगे। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्व्स। इसका भी मतलब दोनों हो गया। असल में एक वाहिद एक जमा है, योर सेल्फ वाहिद है, योर सेल्फ जमा है। बड़ा याददाश्त, अब आपको कुछ बातें बता रहे याद रखने के लिए, याद रख लीजिए आप। टू रिमेंबर, हर एक मुल्क में आदाब व तहज़ीब ज़ाहिर करने के अलग अलग तरीक़े राइज है। उर्दू में नाम के बाद साहब या जी जैसे ताज़ीमी लफ्ज़ों का रिवाज है। इसी तरह ताज़ीमी जुमलों के लिए जमा का इस्तेमाल भी किया जाता है, जबकि अंग्रेज़ी में वाहिद ही रहता है। मिसाल के लिए, जनाब केदारनाथ साहब आए हैं, तो मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम, है ना। उर्दू में मुखातब की ताज़ीम के लिए तुम की जगह आप का इस्तेमाल होता है, मगर अंग्रेज़ी में तुम और आप दोनों के लिए यू का ही इस्तेमाल किया जाता है। आचार्य, ये है ना, होता है ऐसा, उर्दू में हम आप बोलते, तुम बोलते हैं, तू बोलते हैं, इंग्लिश में सबके लिए यू है। तो इंग्लिश में अब अदब कहाँ के, तो मिस्टर लगा दिए, वही अदब हो गया। लेकिन अच्छा, उर्दू में हम जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप आए हैं, लेकिन आए हैं जो है, आए ये जो है ये तो जमा है ना। तो अब इंग्लिश इसकी जमा नहीं बनाएंगे कि एक आदमी अगर आया है या एक आदमी कुछ बोल रहा है, तो हम उसकी जगह जैसे मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम, तो हैज़ जो है असल में ये वाहिद के लिए आता है और हैव जमा के लिए आता है। तो हम अदब में हैज़ की जगह हैव नहीं लगा देंगे, गलत इंग्लिश हो जाएगी वो। आपको इज़्ज़त करनी है, ताज़ीम देनी है, तो आप मिस्टर लगा दे, हो गया, ठीक है। इसी तरह व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। इसी तरह उर्दू में ज़मीर गायब के लिए ताज़ीम के लिए, ज़मीर गायब की ताज़ीम के लिए वो की जगह जमा का इस्तेमाल होता है। जैसे अंग्रेज़ी में वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है, जैसे वो दोबारा वही बात कह रहे हैं वो, कि जैसे वो आए हैं, तो अब आए हैं यहाँ पे इज़ ही आएगा, इंग्लिश में इज़, IS इज़ मतलब है, और हैं वो ARE आएगा। तो ऐसा नहीं कि जमा के लिए आर लगा दे, तो गलत इंग्लिश हो जाएगी। माफ़ी मांगने से मुतालिक अंग्रेज़ी में कई अल्फाज हैं जो बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फाज के जो असल माने उन्हें यहाँ दिया जा रहा है। एक्सक्यूज़ मी, माज़रत, यह आम माने में इस्तेमाल होता है, मुझे माफ़ फरमाएं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अब ये इसका असल मीनिंग बता रहे, कोई इतना इम्पॉर्टेंट मतलब पहले दिन के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखने के हिसाब से है। चलिए देखते क्या क्या है। फ़कीफ़, सज़ा देने की ख्वाहिश को हमेशा के लिए दिल से निकाल देना, दिल से माफ़ कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, माफ़ करना खुदा का काम। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फकीव इज़ डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, माफ़ करना खुदा का। तो ये डिवाइन मतलब जो चीज़ खुदा की ज़ात से, उसको डिवाइन बोलते हैं। पार्डन, मुजरिम को मिली हुई सज़ा से आज़ाद करना, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ फरमाएं, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। मिस्टेक गलती समझना, गलत समझना, गलती से आप मुझे डॉक्टर समझ रहे हैं। यू आर मिस्टेकिंग मी फॉर अ डॉक्टर। सॉरी, मुझे अफसोस है, मुझे देर से आने का अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल आसान बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के जुमले में आम इस्तेमाल होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन, तो इसका ये मतलब होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बराए मेहरबानी दोबारा कहिए। प्लीज़ रिपीट इट, ये भी चलेगा, पर आपको असल माना भी जानना चाहिए। अच्छा, ऑलमोस्ट 55 मिनट हो गए हैं और ये देखिए दूसरा दिन हो गया है। अब ये तीसरे दिन में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं सोचा ये तीसरे दिन का भी आपको कर दूं, ठीक है।
और ये ऐसा नहीं कि अभी पूरी किताब में पढ़ाऊँगा, ना तो डेमो में कल आपको ये किताब मिलेगी और कभी जो मेरा मेन कोर्स लेंगे उसमें भी ये किताब आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपको एक वो दिया, क्योंकि ये उर्दू में आप खुद भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप मेरे से कोर्स लेंगे तो आपको ये पढ़ने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये आपको अलग अलग किताब की मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि ये हम लोग को भी यही सिखाया गया था। जब हम लोग 2 साल का डिप्लोमा किया था तो बहुत सारी किताब पढ़ाई थी, उस किताब के 5 चैप्टर पढ़ा दिए, उसके 2 पढ़ा दिए, उसके 8 पढ़ा दिए। ऐसा नहीं कि एक किताब को लिए और उसी को पूरा शुरू से आखिर तक पढ़ाए। क्यों ऐसा क्यों किए? ताकि अलग अलग तरह की अंग्रेज़ी, उसका स्ट्रक्चर और अलग अलग तरह के मुसन्निफ़, कोई मुसन्निफ़ किसी और चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, कोई किसी और चीज़ को, तो अलग अलग सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा मज़ा आए और सीखने को भी मिले। तो एक काम करता हूँ मैं, 5वां दिन जो है वो तो एक अलग ही चीज़ शुरू हो गई। 3रा और 4था दिन, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने दीजिए, 1 घंटे से ज़्यादा। अच्छा हाँ, आज की वीडियो लंबी कर देता हूँ क्योंकि कल की जो वीडियो है, यानी जो दूसरे दिन की वीडियो रहेगी, वो असल में मैंने पहले बना रखी थी। नॉर्मली एक वीडियो है ना, उसमें सब कुछ था, तो वो आधे घंटे की वीडियो है, तो वो आपको मैं दूसरे दिन के डेमो के तौर पर दूँगा। तो पहले दिन के डेमो के तौर पर ये पहली वीडियो हो जाएगी, दूसरे दिन के तौर पर वो हो जाएगी, और 3रा और 4था दिन इंग्लिश स्पोकन का रहेगा, और 5वां दिन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो अपना ग्रामर हो गया, राइटिंग हो गया, मटेरियल्स हो गया, इसका हो गया, और कुछ अहम बातें रहेंगी वो भी बता दूंगा मैं। चलिए ठीक है। 3रा दिन इस्तेजाबी अल्फाज, तो आप चूँकि ये वीडियो में देख रहे हो तो आप इसको रोक कर दोबारा ध्यान से सुन सकते हैं, इसलिए मैं एक ही बार बोलूँगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। अंग्रेज़ी में एहसासात के इजहार के लिए अलग अलग तरीक़े हैं। इस्तेजाबी अल्फाज को एक्सक्लेमेशंस कहते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। और ख़ूबसूरत भी, ये सहल भी हैं और ख़ूबसूरत भी। हैरानी, खुशी, रंज, नाराज़गी, दूसरे के जज्बात को छोटे छोटे जुमलों में और 2-3 अल्फाजों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन अल्फाज और जुमलों का हम आम बोलचाल में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह वाह, मार्वेलस, शाबाश, वेल डन, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अरे हे, वाह, वाव, हाय अल्लाह, ओ माय गॉड, आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, बेशक, ऑफ कोर्स, खुदा का शुक्र है, थैंक गॉड, खुदा के फजल से, बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू, आपको भी, सेम टू यू, बहुत उम्दा, एक्सेलेंट, बहुत तकलीफ दे खबर, हाउ सैड, हाउ सैड, बहुत खुशी की खबर, दैट इज़ अ गुड न्यूज़, कितनी बड़ी जीत, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, सुनिए, हेलो लिसन्स, झटपट करिए, हरी अप प्लीज़, कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल। अच्छा, सुनिए, हेलो लिसन, झटपट करिए, हरी अप प्लीज़, कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल, इतनी बेइज्जती, हाउ डिसग्रेसफुल, कैसी फजूल बात है, हाउ absurd, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, क्या खूब, हाउ स्वीट, कितना खूबसूरत, हाउ लवली, ऐसे कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, प्यारे, ओ डियर, देखो प्यारे आया डियर के लिए, जल्दी चलो, हरी अप, वॉक फास्ट, चुप रहिए, प्लीज़, कीप क्वाइट या क्वाइट प्लीज़, हाँ ऐसा ही, येस इट इज़, सचमुच, रियली, सच, इज़ इट, शुक्रिया, थैंक्स, आपका शुक्रिया, थैंक यू, खुदा का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड, ये मुबारक दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हाँ मैंने ये आता है आमतौर पर जब अब किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं, वैसे तो हाँ इस्लाम में देना जायज़ ही नहीं है, खैर छोड़िए, लेकिन कोई और दे तो आपको पता चले, या कोई और कहीं पे लिखा हो तो आपको पता तो चले ये क्या लिखा है। तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी इस खुशी के दिन बार बार आएँ, आपकी बेहतर सेहत के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 कितनी बेहूदगी, व्हाट नॉनसेंस, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितनी तकलीफ दे बात है, हाउ ट्रेजिक, कितनी हैरत की बात है, कितनी हैरत की बात है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ताज्जुब खेज, वंडरफुल, छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, खबरदार, बीवेयर, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, क्या खूब ख्याल है, व्हाट एन आइडिया, खुश आमदीद, वेलकम सर, आपके इस्तकबाल के लिए, चीयर्स, क्या मुसीबत है, व्हाट अ ब्रदर, सॉरी व्हाट अ बोदर, होशियारी से संभल कर, वॉच आउट, देखो ये बोदर होता है, बोदर माने तकलीफ़, और एक ब्रदर होता है भाई, तो थोड़ा सा एक जैसा लगता है देखने में, कहीं नज़र न लग जाए, टच वुड, आप
अब चाहे जो हो, कम व्हाट में। बड़ा याददाश्त टू रिमेंबर, अंग्रेज़ी में आम जुमलों में जहाँ कॉमा या फुल स्टॉप लगता है वहाँ दुआया इस्तेजाबिया जुमलों में एक्सक्लेमेटरी साइन, ये जो इस तरह का साइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो लगता है। जैसे रियली और वंडरफुल के आगे जो आप देखो लिखा हुआ वगैरह। शर्म, दुख, खुशी, गुस्सा वगैरह मुख्तलिफ जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए हाउ, व्हाट वगैरह अल्फाज का इस्तेमाल होता है, जैसे व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल वगैरह। इस्तेजाबिया जुमले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते वक्त लहजे में ताज्जुब के जज्बात का इज़हार होना चाहिए। चलिए चौथा दिन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सेंटेंसेज है वो हम पढ़ लेते हैं। फ़िक्रे, फ्रेजेस, अंग्रेज़ी में पूरे जुमले की जगह दो एक लफ्ज़ों से काम चलाया जाता है। मिसाल के तौर पर येस सर, नो सर, वेरी गुड सर, ऐसे छोटे छोटे मुख्तसर अल्फाज बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। अंग्रेज़ी बोलने और सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात ख़वातीन के लिए इनकी मालूमात बहुत ज़रूरी है। ये मुख्तसर अल्फाज आसान भी हैं क्योंकि ये ग्रामर के पेचीदा क़वाइद के पाबंद नहीं हैं। अच्छा, अब मैं वापस अगेन बस पढ़ते जाता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, फ़ाइन, वेरी गुड, या तो फ़ाइन या वेरी गुड, जैसी आपकी मर्ज़ी, एज़ यू लाइक या एज़ यू प्लीज़ दोनों आते हैं। और कुछ एनीथिंग एल्स, तो आप खाने में कोई खाना खा रहे हैं, आप उसको सर्व कर रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, तो आपको और कुछ चाहिए आपको, सो एनीथिंग एल्स, है ना, इस तरह हम कह सकते हैं। अक्सर वेटर होटल में जो काम करने वाले होते हैं वो पूछते हैं एनीथिंग एल्स सर, बस रहने दो, दैट्स इनफ, इस इज़्ज़त अफजाई के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, अच्छा ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट अ बिट, ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, हाँ ज़रूर, येस बाय ऑल मीन्स, बहुत है, ये इंतहा है, दैट इज़ टू मच, हाँ जनाब, येस सर, नहीं कुछ भी नहीं, नो नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डजेंट मैटर, तो ये बहुत यूज़ होता है, नेवर माइंड या डजेंट मैटर, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर या नेवर माइंड, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई ख़ास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, खुश आमदीद, आइए, वेलकम, भरोसा रखे, रेस्ट अश्योर्ड, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा रुखसत, गुड बाय, गुड बाय, अलविदा, बाय बाय, ज़रा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट, ये लगभग सभी मुख्तसर अल्फाज है, पूरे जुमले नहीं है, लेकिन इनसे पूरे जुमले जैसा काम लिया जाता है। हुक्मिया जुमले, सेंटेंसेस ऑफ कमांड ऑर्डर, कमांड माने हुक्म देना, ऑर्डर माने भी हुक्म देना। रुको, स्टॉप, बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहाँ ठहरो, वेट हेयर, इधर आओ, कम हेयर, इधर देखो, लुक हेयर, ये लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर, बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ। तो बस से, ट्रेन से उतरने के लिए गेट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं ना। चुप रहो, कीप क्वाइट, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, बी रेडी, दोनों यूज़ होता है। चुप रहो, कीप क्वाइट, होशियार रहो, बी केयरफुल या बी कॉशियस, धीरे चलो, गो स्लोली, वॉक स्लोली, फ़ौरन जाओ, गो एट वंस, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, चले जाओ, निकल जाओ, गो अवे, गेट आउट। फ़ाइल ना होते हुए भी ये जुमले मुकम्मल है क्योंकि इनमें फ़ेल अपनी जगह पर है, यह हुक्म कमांड के जुमले हैं। इनमें यू, तुम यानी फ़ाइल माने को देखते हुए अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, यानी यू अंडरस्टूड है। यानी आपने सुना होगा ना अक्सर कि जुमला जो बनता है वो फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। तो ऐसा कैसे कि कोई सेंटेंस बगैर सब्जेक्ट के है? तो असल में जो है ना, यहाँ पर ये जो फ़ाइल है वो क्या बोलते हैं, डिलीटेड है, महजूफ़ है, महजूफ़ का वर्ड याद कर रहा था मैं। तो स्टॉप का मतलब यू स्टॉप, तो यू इसमें महजूफ़ है, यू स्टॉप, यू स्पीक, यू लिसन, वेट हेयर, यू वेट हेयर, है ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं असल में हम। उर्दू में भी हम इस तरह बोलते हैं, जैसे एक बस कंडक्टर है, बस दिल्ली से देवबंद के लिए जा रही है, तो बस वाला क्या कहेगा? देखो, हम लैंग्वेज जब सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं और जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। तो बस वाला ये नहीं कहेगा कि भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ये जो बस है ये क्या नाम है उसका, देवबंद जाने वाली है। कोई नहीं बोलेगा कि भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ये बस जो है दिल्ली से देवबंद जाएगी, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, सीधे वही बोलेगा देवबंद 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 देवबंद। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये बस देवबंद जा रही है या ये बस देवबंद जाने वाली है। तो ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन उसको क्या बोलेगा? देवबंद देवबंद देवबंद। और हर तरह से लोग ऐसा करते हैं, बेचने वाले, हम लोग आम बोलचाल में जितनी ज़रूरत होती है उतना बोल देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, समझ में आता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि असल में पूरा सेंटेंस होता कैसे है। बड़ा याददाश्त, टू रिमेंबर,
ऊपर के बी हिस्से में सभी हुक्मिया जुमले हैं। आप उन्हें थोड़ी कोशिश से इस्तेदाइया जुमलों में भी बदल सकते हैं। ऊपर के सभी जुमलों में प्लीज़ लगाएं। पहला जुमला इस तरह बनेगा, प्लीज़ स्टॉप, ज़रा रुकिए। इस तरह सभी जुमले बनेंगे। इन जुमलों के अफ़ाल का मतलब अब दरख्वास्त और गुजारिश हो जाएगा। अब देखा आपने कितनी बड़ी बात और आसानी से बता दिया। ऊपर जितने भी जुमले थे ये सारे के सारे हुक्मिया यानी इम्पेरेटिव, कमांड, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस थे कि उसमें हुक्म दिया जाता है। प्लीज़ लगा देंगे तो ये दरख्वास्त हो जाएगा। अब दरख्वास्त हो जाएगा तो ये इस्तेदाइया जुमले, एक्सक्लेमेटरी जुमले बन जाएंगे ये, और उसके आगे निशान फुल स्टॉप नहीं बल्कि ऐसा वाला निशान लगेगा। नंबर 2, जब आप अपने अफसर से छुट्टी मांगे या ऐसी ही कोई और दरख्वास्त करें, वहाँ प्लीज़ की जगह पर काइंडली का इस्तेमाल करें। जैसे मेहरबानी करके मुझे एक यौम की छुट्टी इनायत करें। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। बराह करम मामले की जांच पड़ताल करें। काइंडली लुक इनटू द मैटर। इन दोनों जुमलों में प्लीज़ का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, काइंडली लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि काइंडली आ रहा है तो प्लीज़ उसी की जगह पे आ रहा है। डू नॉट, डोंट और कैन नॉट कांट का मुख्तसर शक्ल है। इब्तिदाई जुमले 90 दिन में देखिए। चलिए, तो ये जो डोंट है, डू नॉट है उसका शॉर्ट फॉर्म डोंट है। इसी तरह कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट है। ये आप तमाम बातें तफसील से समझेंगे। चलिए, ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हो गया है और ये हमारा हो गया। 4 लेसन आपने पढ़ा। असल में ये जो पढ़ाने का मकसद है यहाँ पे, असल में तो एक दिन में एक ही होना चाहिए था, लेकिन ये असल में आपको अभी कुछ सिखाना नहीं है। मतलब सीख जाए तो अच्छा, और सीखे बल्कि सीखे। बस आपको ये बताना है कि आपको किस तरह से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। एक दिन में इतना कुछ आपको बताया जा रहा है। और फिर ये तो पहला दिन है, फिर दूसरे दिन में अभी आप देखना, और जो 2 दिन इंग्लिश स्पोकन का वो भी आप देखना, उसमें आपको कितना फ़ायदा होगा 5 दिन के इस डेमो फ्री क्लास में। उससे फिर आप जब क्लास लेंगे तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपके 3 महीना होते होते आपकी इंग्लिश सुपर डुपर अमेजिंग, ज़बरदस्त, वंडरफुल वेट हो जाएगी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।